नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से पर्पज़ के बारे में बताता हूँ। इस चैनल का पर्पज़ है एस्पिरेंट्स का टाइम बचाना, एस्पिरेंट्स का पैसा बचाना, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन को साइड हॉबी बनाना और उसके अलावा मैक्सिमम हार्म पहुँचाना फॉर प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग इंडस्ट्री को। इस कोर्स को आप कंप्लीट कैसे करेंगे? 2 आवर्स के लेक्चर एवरीडे आएंगे, 6 आवर्स आपको लगाने हैं, उसका रिवीजन करना है, उसे डाइजेस्ट करना है, उसे एनालाइज करना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है उसके बारे में भी एक्स्ट्रा रिसर्च करके पता लगाना है। उसके अलावा मैं जीएस प्लस ऑप्शनल को 110 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। 15 डे एक्स्ट्रा लूँगा मैं करंट अफेयर्स के लिए। उसके अलावा 4 महीने के अंदर मैं मंथली करंट अफेयर्स उसके बाद मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स देता रहूँगा। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको इसके नोट्स भी लेने हैं ताकि आपको कोई मेहनत अलग से ना करनी पड़े। जो नोट्स आप इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हमने अभी तक पढ़ लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक, जो कि 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आया था। तो दोस्तों उस एक्ट के आने के बाद उस एक्ट में थोड़ा इंडिया की पिछली स्टेट्स हुई या रिवॉल्यूशनरीज हुए या रिलीजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी मतलब ब्रिटिश के लिए, तो वो थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन क्योंकि अब ब्रिटिश रूल आ चुका था तो अब लोगों की डिमांड हो रही थी कि जिस तरह से ब्रिटेन अपने देश के अंदर लोगों को राइट्स देता है या अपनी गवर्नमेंट चलाता है, रिप्रेजेंटेशन के साथ पार्लियामेंट काम करता है वहाँ पे सब कुछ, तो इंडिया के अंदर भी एनलाइटनमेंट आ रहा था। तो लोगों ने अब रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करना शुरू कर दी थी। किनसे? ब्रिटिश रूल से। अब ब्रिटिश रूल आ चुका था, वाइसरॉय गवर्नमेंट आ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो अब लोगों ने कहा कि अब हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि और रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि मतलब जो कानून बनता है असेंबली के अंदर कानून बनता है, मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर के अंदर, और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस बताया था। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कानून को लागू करते हैं, लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो कानून बनाते हैं। तो लेजिस्लेचर के अंदर जो इंडियंस थे वो अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे। तो इसकी शुरुआत काउंसिल एक्ट्स के साथ होती है, इसलिए हम इन्हें काउंसिल एक्ट्स बोलते हैं। तो 1861 के काउंसिल एक्ट से हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जो डिसॉल्व कर दी गई थी 1833 के एक्ट में, आपको शायद याद होगा 1833 के एक्ट के अंदर जो असेंबलीज थी वो डिसॉल्व कर दी गई थी, और उसे हम कहते हैं कि वो सेंट्रलाइजेशन का पीक हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में 1833, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन वो जो कम किया गया था कि सारी पावर जो बंगाल के अंदर सेंट्रलाइज कर दी गई थी, विलियम बेंटिक साहब बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब वो पावर फिर से वापस दी जाने लगी लेजिस्लेटिव मतलब प्रोविंसेस को। तो दो बातें इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रही थी। एक तो हमें चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रोविंशियल लेवल पे थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए। दूसरा था कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इसकी शुरुआत काउंसिल एक्ट 1861 से ब्रिटिश ने करने की कोशिश करी। तो इसमें पहले तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिस्टोर हो गई सारी। दूसरा इसमें यह हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसे एक्सपेंड किया गया, उसमें 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर जोड़े गए। दोस्तों ऑफिशियल मतलब है जो वाइसरॉय के लॉयल हैं, वाइसरॉय उन्हें खुद अपॉइंट कर रहा है, और नॉन ऑफिशियल वो हैं जो मतलब सिर्फ नाम के लिए बैठाए गए थे। तो 3 इंडियन थे, उनके बारे में शायद आपने सुना भी हो कि एक थे महाराजा ऑफ पटियाला, एक थे राजा ऑफ बनारस और एक थे सर दिनकर राव। तो ये 3 लोग इसमें डाले गए थे। लेकिन ये लोग जो थे इनके पास कोई अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ जाके मतलब बस एक तरह से कहने के लिए था कि असेंबली के अंदर हमने 3 इंडियंस बैठा रखे हैं। तो इनके पास कोई पावर नहीं थी, बस बैठ के वहाँ पे देखते थे क्या हो रहा है। उसके अलावा वायसरॉय के पास अभी भी ओवर रूल करने की पावर थी काउंसिल के डिसीजंस को। तो अभी भी पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास है सबसे ज़्यादा, लेजिस्लेटर के पास नहीं है। आज की डेट में ऐसा नहीं होता, हमारी पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम होती है कानून बनाने के मामले में। जो एग्जीक्यूटिव है वो बस उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं जो कानून बनाए हैं लेजिस्लेचर ने, यानी पार्लियामेंट ने हमारी ने। तो उस समय ऐसा नहीं था। उसके पास वायसरॉय साहब के पास अभी भी काउंसिल को ओवररूल करने की पावर थी और ऑर्डिनेंस इशू करने की, ऑर्डिनेंस मतलब कानून जो होता है अपने आप खुद से बनाने की, कानून बनाने की पावर थी वायसरॉय साहब के पास। तो अभी भी पावर तो वायसरॉय साहब के पास ही है। उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब थे, उनके पास इतनी पावर थी कि वो काउंसिल के भी वो भी कर सकते हैं, काउंसिल के डिसीजंस हैं या जो एक्ट हैं उन्हें डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो उनकी मर्जी है, मतलब वो वायसरॉय से भी ऊपर थे। तो वायसरॉय की भी बातें वो कर सकते हैं डिसॉल्व। मतलब वायसरॉय साहब ने जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब तक कोई पहुंचा है लॉ, इसका मतलब वायसरॉय साहब से पास हो चुका है, यानी एक तरह से वायसरॉय साहब से भी ज़्यादा पावरफुल थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब, वो हमेशा से ही थे। उसके अलावा एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के अंदर। पोर्टफोलियो सिस्टम दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे हम जानते हैं आज की डेट में मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस तरह से, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स।
तो आजकल जैसे मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके सबके मिनिस्टर अलग अलग होते हैं, उन्हें कहा जाता है पोर्टफोलियो, यानी इस मिनिस्टर के पास पोर्टफोलियो रोड ट्रांसपोर्टेशन का, इस मिनिस्टर के पास है डिफेंस का, इसके पास है फाइनेंस का, और या फिर किसी के पास है फॉरेन अफेयर्स का। तो इस तरह का पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो पहले नहीं था इस एक्ट से पहले। तो उस समय क्या था कि जो काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की, जो 3+1 हो चुकी थी लॉ मेंबर के ऐड होने के बाद। तो अब जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, अब इसमें क्या हो गया कि 4 लोग जो थे उन्हें अलग अलग डिवीजन किया गया उनके फंक्शंस का, कि एग्जैक्टली तुम ये काम करोगे। यानी पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब यही है कि सबको अलग अलग फंक्शंस दिए गए कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है या तुम्हारा मिनिस्ट्री है। इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। उसके अलावा दोस्तों फिर उसके 30 साल बाद आया करीब दूसरा काउंसिल एक्ट, और ज़्यादा बड़े से बढ़ रहे थे, फिर और बेहतर काउंसिल एक्ट लाना पड़ा, यानी रिप्रेजेंटेशन और बढ़ानी पड़ी इंडियंस की। अब इस एक्ट के अंदर थोड़े इलेक्शंस के प्रावधान डाले गए, मतलब जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो जोड़े आने लगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। दोस्तों अभी हम ये बात कर रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यानी जो सेंटर के लेवल पे हुआ करती थी, मतलब कलकत्ता के अंदर। तो लेकिन जो नए मेंबर जोड़े जा रहे थे वो अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर वो हैं जो वाइसरॉय साहब नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, जो बाहर से इलेक्ट होकर आ रहे हैं। अब पुराने वाले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा, नए वाले जो आए हैं इस 1892 एक्ट में। तो ये कैसे आते थे इलेक्ट होके? ये आते थे रिकमेंडेशन पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, यानी जो रिस्टोर कर दी गई थी। ओके, असेंबली रिस्टोर कर दी गई थी ना, जो 1833 में तोड़ी गई थी, उन्हें फिर से रिस्टोर किया गया था 1861 वाली में। तो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने लगे इलेक्ट होके। कहाँ से इलेक्ट होके? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इन 2 जगहों से इलेक्ट होके आ रहे थे सिर्फ, याद रखना आप दोस्तों। 1892 के एक्ट के अंदर बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके अंदर भी थोड़े बहुत रिकमेंडेशन काम करने लगे। एक तरह से इन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन आप कह सकते हैं, जमींदार्स के रिकमेंडेशन पे, ट्रेड यूनियंस के रिकमेंडेशन पे, यूनिवर्सिटीज़ के रिकमेंडेशन पे। अभी भी आम आदमी वोट करने की स्थिति में अभी नहीं आया है। अभी सिर्फ जो थोड़ी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं नॉन ऑफिशियल्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए असेंबलीज में। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जिसे सीएलसी बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो बहुत सारी होंगी, क्योंकि प्रोविंसेस बहुत सारे होते हैं, पीएलसीज या सीएलसी। तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे हैं जिन्हें नॉमिनेट वाइसरॉय नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों अभी भी याद रखना, नंबर जो है, संख्या, वो अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की ज़्यादा है। यानी कि कानून जो होगा वो ऑफिशियल मेंबर ही पास कर रहे हैं जो वाइसरॉय नॉमिनेट करे हैं। अभी भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनकी संख्या अभी भी कम है। तो और जो मेंबर्स थे उनके पास बजट डिस्कस करने की पावर आ गई थी। उसके अलावा क्वेश्चन एड्रेस कर सकते थे वो एग्जीक्यूटिव्स जो थे, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स ही होंगे एग्जीक्यूटिव उस समय। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, जैसे आज के पार्लियामेंट जो सिस्टम है हमारा, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड है। तो ऐसा तब नहीं था, मतलब इस एक्ट के अंदर, 1892 के एक्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद ही, कुछ दिनों मतलब करीब 15-20 साल बाद, हमारे पास नया एक्ट आएगा। अब ये नया एक्ट जब आया था उस समय इसे बोलते हैं मॉडल रिफॉर्म्स 1909 की। दोस्तों इस समय तक जो प्रोटेस्ट थे इंडिया के अंदर वो काफ़ी बढ़ चुके थे। स्वदेशी मूवमेंट हो चुका था, आपको याद होगा। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था, बंगाल को उन्होंने तोड़ दिया था हिंदू मुस्लिम बेसिस पे। तो मतलब कहा तो उन्होंने ये था कि बंगाल को हम इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ सके, लेकिन असल में तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड उन्हें बढ़ाना था। उसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट हो चुका था इन्हें भगाने के लिए। दोस्तों उस समय गांधी जी का उतना रोल नहीं था, क्योंकि उस समय तिलक ज़्यादा थे, बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी थोड़ा और लेट आए थे, मतलब एक्टिव लेट हुए थे थोड़ा। तो इस एक्ट में क्या हुआ दोस्तों कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी सेंट्रल वाली, सीएलसी जो हम बोल रहे हैं, वो बड़ी कर दी गई, 16 से 60 लोग कर दिए गए उसके अंदर। लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई, जो मैंने बताया था ना आपको कि कानून जो है मेजोरिटी तो अभी भी उन्हीं की है। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पुराने एक्ट में क्या कहा गया था वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन अब ऐसा था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। उसके अलावा रिजोल्यूशंस भी मूव कर सकते थे, यानी अपनी अपनी बताना चाह रहे हैं कि हमारा ये विषय, तो इसके लिए रिजोल्यूशंस भी मूव कर सकते थे। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट की बातें भी डिस्कस की जा सकती थी। लेकिन अभी भी ये कहा गया डिस्कस कर रहे हो, लेकिन याद रखना फॉरेन पॉलिसी की कोई बातें डिस्कस मत करना सीएलसी के अंदर। प्रिंसिपल स्टेट्स के मैटर डिस्कस मत करना, जो मेंबर्स थे उनके लिए। उसके अलावा पीएलसीज जो थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी बड़ी करी गई थी। जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बड़ी करी गई है, उसी तरह से 16 से 60 इसी तरह पीएलसी भी बड़ी करी गई थी, और ज़्यादा उनमें रिप्रेजेंटेशन आने लगा इंडियंस का। तो ये किया गया 1909 में। ये एक्चुअली 2 कारण से किया गया था दोस्तों। एक तो रिवॉल्यूशनरी को शांत करने के लिए, और दूसरा रिवॉल्यूशनरीज को डिवाइड करने के लिए। तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या डिवाइड करने के लिए किया गया। एसपी सिन्हा साहब जो थे पहले इंडियन, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए। अब दोस्तों याद करिए आप, लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी पावरफुल नहीं है उतनी, अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज़्यादा पावरफुल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो बहुत मेंबर जा ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब जा रहे हैं पहली बार एसपी सिन्हा साहब। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं
मतलब एक तरह से मिनिस्टर वाली जो पावर है वो एसपी सिन्हा साहब उस पोस्ट पे लगभग पहुंच गए थे। लेकिन ये लॉ मेंबर के रूप में पहुंचे थे, तो पावर भी जो है लिमिटेड ही थी। मतलब ऐसा कोई डिफेंस वगैरह का कोई डिपार्टमेंट मिलता है ना, तो अलग बात थी। लॉ मेंबर बने थे तो, लेकिन फिर भी इंडिया ने पहुंचा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो सबसे पावरफुल थी वहाँ पे। तो कम से कम थोड़ा ग्रोथ हो रही थी इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की, इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन की। उसके अलावा जो उन्होंने किया रिवॉल्यूशन को डिवाइड करने के लिए, वो किया इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को। लॉर्ड मिंटो साहब थे उस टाइम पे वाइसरॉय। तो भाई दोस्तों, इसमें क्या है कि ये कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो इतना बड़ा जहर है। वो क्या करता है, एक देश के अंदर ही देश को डिवाइड कर देता है। ये देश के अंदर ही दो इलेक्शन लिस्ट बना देता है। मतलब इससे लोगों को ये यकीन हो जाता है कि दो कम्युनिटी एक साथ नहीं रह सकती। तो इसकी वजह से वो दो कम्युनिटी आपस में और ज़्यादा नफरत करने लगती हैं एक दूसरे से। मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी उनकी कम्युनिटी से आते हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों को वोट नहीं दे सकती। तो इसकी वजह से देश के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। तो अंग्रेजों ने ये किया गया, ये कम्युनल इलेक्टोरेट वाला काम किया। और दोस्तों, ऐसा एक बार लिबानन देश में भी हुआ था, वो भी तबाह हो गया था कम्युनल इलेक्टोरेट के सिस्टम की वजह से। तो ये सिस्टम एकदम जहर कहा जाता है किसी सोसाइटी के लिए। तो वो काम इन्होंने किया देश हमारी रिवॉल्यूशन रेस को डिवाइड करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों, इन्होंने कुछ और रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करे, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन होती हैं। जैसे आज के टाइम में हमारे देश में वो जो होती हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, लोकल गवर्नमेंट का कहा जाता है ना उन्हें, एमसीडीज। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, उस तरह से हर बड़े बड़े शहरों की होती हैं। तो इन्हें भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, थोड़ा इन्हें भी अपने लिए मतलब लेजिस्लेट करने के लिए कानून वगैरह पावर दी गई। उसके अलावा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे, उन्हें भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया लोकल लेवल पे, जमींदार्स को भी दिया गया। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी थोड़े बहुत काम किए गए इस एक्ट के अंदर, मॉडल रिफॉर्म्स के अंदर। तो ये सब बातें आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए इस एक्ट के अंदर। उसके बाद दोस्तों, रिवॉल्यूशन की एक्टिविटी अभी भी शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि जो इनका एटीट्यूड था ब्रिटिश का, वो एक्चुअल में ये था कि बस हमें काम चलाना है, इतने कानून पास करने हैं, बस हमारा काम चल जाए। तो अब रिवॉल्यूशनरीज का मानने वाले थे। अब तक तो गांधी जी भी आ गए थे। 1919 की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसमें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। अब दोस्तों, इसमें क्या किया गया इनमें जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे वो तो दो डिमांड कर रहे थे। एक तो वो चाह रहे थे कि बाई कैमरलिज्म मिले, जिससे रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। बाई कैमरलिज्म मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आज की डेट में हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो इससे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेहतर हो पाता है और चेक्स एंड बैलेंस बढ़ सकते हैं, कि एक हाउस जो है ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए उस वजह से। तो एक बाई कैमरलिज्म चाह रहे थे, एक चाह रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया। जैसे आज की डेट में होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट कानून बनाती है, एक होती है यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, तो इन पे कानून बनाए जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे तोड़ा गया लिस्ट को, मतलब सब्जेक्ट्स को तोड़ा गया, सेंट्रल में और प्रोविंशियल में सेपरेट किया गया। ये उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन जब ये कर रहे थे ये चीज़, उन्होंने एक काफ़ी चाल चली। उन्होंने क्या क्या किया कि जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसे उन्होंने डिवाइड किया दो लिस्ट के अंदर। एक थी रिजर्व लिस्ट, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। यानी ऊपर एक लिस्ट है, सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें दो डिवाइड किया, यूनियन लिस्ट या फिर कहें आप सेंट्रल लिस्ट, समय दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट। अब इसे डिवाइड किया प्रोविंशियल लिस्ट को दो, ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। अब ट्रांसफर्ड लिस्ट जो थी, ये गवर्नर जो होता था स्टेट के अंदर, जो सेंट्रल का नॉमिनेटेड होता था, उसके पास थी ये सारी पावर। और रिजर्व लिस्ट की जो पावर थी वो थी उनके पास, जो इलेक्टेड असेंबली के अंदर जो लोग आते थे, या फिर जो एग्जीक्यूटिव अपने बनाते थे, इलेक्ट करते थे, मतलब लेजिस्लेटिव से इलेक्ट होने लगे थे। लेकिन जो पावर थी रिजर्व लिस्ट वाली बहुत ही कम थी, थोड़ी सी। लेकिन जो ट्रांसफर लिस्ट वाली पावर थी, जो गवर्नर को दे रखी थी, जो कि नॉन इलेक्टेड था, जो कि नॉमिनेट होकर आ रहा था सीधा ऊपर से, जिसका कोई खास रोल नहीं था, उस मतलब जनता की जो विल थी उसमें कोई से नहीं था, उसे ज़्यादातर पावर दी गई। यानी इंपॉर्टेंट पावर जो थी वो सब ट्रांसफर्ड लिस्ट में डाल दी, और जो बेकार पावर थी, छोटी मोटी, बेकार तो नहीं मतलब छोटी मोटी जो थी, वो रिजर्व लिस्ट में डाल दी गई। तो ये उन्होंने किया। उसके अलावा उन्होंने कहा चलो, तो आपको वो चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ये लो हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन इतनी अजीब ऑटोनॉमी दी है प्रोविंशियल। उसके अलावा इन्होंने कहा चलो आपको बाइकैमरलिज्म चाहिए, तो हम आपको एडवाइजरी सेकंड हाउस दे देते हैं सेंटर के लेवल पे। यानी कि जैसे कि राज्यसभा भी होती है, उसका बहुत सारी पावर्स होती हैं, खुद का कानून पास करना पड़ता है, तो राज्यसभा के अंदर से भी पार करना पड़ता है उसे, हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो ऐसा नहीं था उस समय, सिर्फ एडवाइजरी हाउस बना दिया गया, बस एडवाइस देने के लिए दूसरा हाउस होता। तो ये काम भी ठीक से नहीं किया गया। उसके अलावा इन्होंने कहा चलो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं। अब जो 6 लोग, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर्स की हो गई थी, उसमें कहा गया कि चलो 3 तो इंडियन होंगे हर हालत में। तो 3/6 वाला सिस्टम कर दिया कि बाकी और हो ना हो, लेकिन 3 तो होंगे इंडियंस। तो चलो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी पावर बढ़ा रहे हैं हम इंडियंस की। उसके अलावा हम आपकी
बाइकैमरलिज्म वाली बात भी मान रहे हैं, उसके अलावा हम आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाली बात भी मान रहे हैं। लेकिन असल में सब बातें जो मानी गई हैं बड़ी चतुराई से मानी गई हैं। इन्होंने सब चीज़ों में ध्यान रखा है कि पावर फिर भी इन्हीं के पास रहे। उसके बाद उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को, हाँ, उसके अलावा दोस्तों रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो एक चीज़ मांग रहे थे, वो मांग रहे थे फेडरेशन, यानी हम देश के सारे पार्ट्स को जोड़ के एक देश फेडरेशन बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा अंग्रेजों ने, आपको बनाना है अगर फेडरेशन तो आप बना लो ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ, यानी ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस थे उनसे बना लो, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को इसमें मत जोड़ो। ऐसा ब्रिटिश ने कहा, तो उन्होंने कहा प्रिंसली स्टेट्स को आप इसमें मत जोड़िए। लेकिन ये सब कर ही रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब इनके मन की बात तो कर दी हमने रिवॉल्यूशनरीज के, अब इन्हें बांटना भी है। जैसे उन्होंने पहले बांटा था मुस्लिम्स को जो है कम्युनल इलेक्टोरेट दे के, अब इन्होंने कहा अब हम बांटेंगे बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ को। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि अब हम सिख्स को और क्रिश्चियंस को, उसके अलावा एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को, इन सबको देंगे हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली कम्युनल इलेक्टोरेट इन सबको दे दिया गया। तो जो जहर सिर्फ मुस्लिम्स तक सीमित था 1909 में, अब उस जहर को 1919 वाले मोंटेगू ट्रांसफॉर्म में सिख्स और क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस सब में बांट दिया गया। यूरोपियंस में जितने भी इनके हिसाब से माइनॉरिटीज़ थी सबके लिए अलग इलेक्शन की इलेक्टोरल रोल वाली लिस्ट होगी, यानी अब 4 5 6 लिस्टें बनने लगी। मतलब एक इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो थी, थोड़ा बहुत जो इलेक्शंस हो रहे थे इनडायरेक्ट डायरेक्ट, आप जो भी चाहते हैं, उनके अंदर इतना अजीब तरह से इलेक्शन होने लगे, काफ़ी खिचड़ी पकने लगी थी। उसके अलावा फ्रेंचाइज जो थी वो लिमिटेड थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोग वोट नहीं देते थे। प्रॉपर्टी जिनके पास होती थी या उनके पास टैक्स होता था या एजुकेशन होती थी, मतलब उन्होंने एक लिमिट सेट कर रखी थी, ये होना चाहिए आपको, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या इतना टैक्स देना चाहिए आपको, या इतनी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए तब आप टैक्स वोट दे पाएंगे। लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, मतलब जैसे आज होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर, हर 18+ जो है वोट दे सकता है, ऐसा तब नहीं था। तब थी बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा, टैक्स वगैरह या एजुकेशन है वही दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया 1926 में, ये 1919 का एक्ट है, तो उसके कुछ सालों बाद बना दिया गया। फ्यूचर में यही बन जाएगा आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो अब तक ये स्थिति हो गई थी। सबसे ज़्यादा आपको जरूरी इसमें याद रखना पड़ेगा कि सिक्स और क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियन वगैरह था, इन्हें इलेक्टोरेट देने के बाद जो जो बाकी चीज़ें थी रिवॉल्यूशनरीज की, उनको एक तरह से सुपरसीड कर दिया गया। यानी अभी भी जो ब्रिटिश थे वो अभी अपनी चालें चल रहे थे, ना कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज की डिमांड मान रहे थे। उसकी वजह से अब और ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाएंगे आखिरी में कि इन्हें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वाला एक एक्ट लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन दोस्तों ये एक्ट अब ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अब तक। उसके बाद इस एक्ट को हम आखिरी क्लास में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की। तो हम दोस्तों पढ़ रहे थे काउंसिल एक्ट्स पढ़ रहे थे सबसे पहले हम। तो काउंसिल एक्ट्स में हमने 1861 वाले काउंसिल एक्ट में पढ़ा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो 1833 में तोड़ दी गई थी फिर से रिस्टोर कर दी गई। उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो उसे बढ़ा दिया गया, 3 इंडियंस मेंबर डाल दिए गए, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सरदेन राव। लेकिन वो नाम के लिए डाला गया था, उनका खास पावर थी नहीं। वाइस रॉय अभी भी पावरफुल था, वो कि कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, यानी कानून अपने आप ही बना सकता था। लेकिन असेंबली बना रही है तो बना रही है, लेकिन मैं भी बना सकता हूँ। और ओवरऑल काउंसिल जो है उसे भी ओवररूल भी कर सकता था, यानी कि अपनी मर्जी से कानून को वीटो कर सकता था। उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब जो थे वो तो वो भी कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्ट्स को वीटो, माइनिंग वाइसरॉय साहब से भी ऊपर आते हैं वो तो। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी अलग अलग मिनिस्ट्रीज टाइप का सिस्टम कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ये, मिनिस्ट्री ऑफ वो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या उस समय जो भी होती होंगी उस हिसाब से। उसके बाद दूसरा एक्ट आया काउंसिल ऑफ एक्ट 1862, इसमें क्या गया, एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स डाले गए। लेकिन अब ये आने लगे रिकमेंडेशंस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, किन किन की रिकमेंडेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, उसके बाद बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। उसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी थी, इनमें एक्स्ट्रा मेंबर आने लगे, वो किन की रिकमेंडेशन पाए, जमींदार्स की पे, ट्रेड यूनियंस की पे, यूनिवर्सिटीज़ की पे। उसके अलावा इन्हें पावर दी गई बजट डिस्कस करने की, और एग्जीक्यूटिव्स जो होते थे यानी मिनिस्टर्स, उस समय के मिनिस्टर्स, उनसे क्वेश्चन आस्क करने की, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अभी तक अलाउ नहीं थे। फिर उसके बाद मॉडल विंडो रिफॉर्म्स हमने पढ़े। मॉडल विंडो रिफॉर्म्स में हमने देखा कि जो पावर पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की नहीं थी वो दे दी गई। उसके अलावा रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट को डिस्कस कर सकते थे काउंसिल के अंदर अब। उसके अलावा जिस काउंसिल थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो बहुत बड़ी कर दी गई, 16 से 60 की कर दी गई, जिससे लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी रखी गई ताकि कानून जो है वो ब्रिटिश की पसंद के ही बने। उसके अलावा पीएलसी जो थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्हें भी बड़ा किया गया। उसके अलावा अभी जो डिस्कशन जो हो रहा था वो अलाउ नहीं था उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और प्रिंसिपल स्टेट मैटर्स के ऊपर। एसपी सिन्हा साहब पहली बार बने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, लॉ मेंबर के रूप में ऐड हुए थे, जो सबसे ज़्यादा वीक माना गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। कम्युनल इलेक्टोरेट दे दी गई थी, मुस्लिम्स को जहर दे दिया गया था देश की मतलब एकता को। उसके बाद
आपका सेपरेट प्रेजेंटेशन दे दिया गया एजेंसी कॉर्पोरेशंस को, यानी एक तरह लोकल गवर्नमेंट यहाँ बन रही हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, जमींदार्स को, यहाँ थोड़ा और प्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में हमने देखा कि जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें सेपरेट किया गया रिवॉल्यूशनरीज की डिमांड पे, लेकिन सेपरेट ऐसे किया गया कि प्रोविंसेस के अंदर जो उन्होंने ड्रामा किया, रिजर्व और ट्रांसफर्ड वाली जो ट्रांसफर्ड जो थी गवर्नर के पास थी, गवर्नर को सारी जो मेजर पावर्स थी वो दे दी गई, और रिजर्व जो थी वो थी काउंसिल के पास, पीएलसीज के पास। अब पीएलसीज के पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी ही नहीं गई थी, तो फिर पीएलसीज जो हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, वो क्या बनाती हैं, बढ़िया कानून। तो इसे डायरकी कहा गया, डायरकी जो है प्रोविंसेस में ला दी गई, डायरकी सिस्टम कहा गया इसे, डबल गवर्नमेंट वाला एक तरह से। जो सेकंड हाउस बाइकैरिज्म के लिए बनाया गया था वो सिर्फ एडवाइजरी था, उसके अंदर कुछ खास पावर नहीं थी, जैसे आज की राज्यसभा में बहुत पावर होती हैं, ऐसी कोई पावर उसके अंदर नहीं थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3/6 यानी 6 में से कम 3 मेंबर्स वाइसरॉय की जो काउंसिल होती थी उसके अंदर इंडियंस होंगे हर हालत में। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स को फेडरेशन के बाहर रखा गया, ये कहा गया सिर्फ ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस हैं उनसे मिला के आप बना लीजिए, लेकिन आपको प्रिंसली स्टेट्स में नहीं दी जाएंगी, को ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा इंडियन फेडरेशन को। इंडियन फेडरेशन मतलब एक तरह से बड़ा देश बनता है तो उसे फेडरेशन बोला जाता है, जो छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के बनाया जाता है। उसके अलावा कम्युनल इलेक्टोरेट को का जहर बढ़ा दिया गया, सिख्स को बढ़ा दिया गया, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, तो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिवीजन बढ़ाने की कोशिश की गई। उसके अलावा फ्रेंचाइज जो थी वो लिमिटेड थी, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेस पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी आज की तरह 18+ जैसे सबको मिलती है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया 1926 में। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होंगे, इस एक्ट को किसी ने पसंद नहीं किया, तो उसके बाद रिवॉल्यूशनरी ने अपनी प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ा दी थी। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम से लेना मत भूलिएगा। थैंक यू।